हेलो एवरीवन, आई एम अंकित गौड़। और आज के इस वीडियो में हमारा एम है कि हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझें। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में रखा है। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम को देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, और उस एक्सपेरिमेंट में जहां न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या वो कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके थर्ड पार्ट में जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे यूज किया जा सकता है और होता क्या है एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया था, एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया था। रेडियोएक्टिव सोर्स क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी बीम एमिट करता है। तो द radioactive source emits the rays of beam of alpha particles। तो ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है, ये बीम को उसने बॉम्बार्ड किया था गोल्ड फॉइल पे। तो रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा रे बीम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बीम ऑन गोल्ड फॉइल एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मूव थ्रू द फॉइल एंड हिट द फ्लोरेसेंट स्क्रीन राइट बिहाइंड द गोल्ड फॉइल। तो ज्यादातर पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं, सीधे सीधे क्रॉस होके फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो थी, ये जो पूरी स्क्रीन है ये फ्लोरेसेंट है, इस स्क्रीन पे जाके सीधे टकरा जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, सम पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और बहुत ही कम पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होके इस तरफ को गोल्ड फॉइल के आगे की तरफ को कहीं पर टकरा रहे थे। तो दिस वाज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें रदरफोर्ड के साथ 2 लोग और थे जिनने काम किया था, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन। तो रदरफोर्ड की गाइडेंस में हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था। इसके बारे में आपने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th या 10th में आता है आप लोगों के। अब इसमें क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन को जब रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया तो उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ये आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये जो येलो कलर के स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं ये जो है गोल्ड के एटम्स का रिप्रेजेंटेशन है जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग। और उसमें उसने कहा था कि एटम में न्यूक्लियस सेंटर पर रखा होता है और बाकी जो जगह है आसपास की ये सारी खाली होती है। तो द न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट द सेंटर and occupies very less volume and most of the space around the atom is empty where the electrons move. Now what happens is, क्या होता है कि यहाँ से हमने एक अल्फा रे की बीम डाली, ये बीम जो आ रही थी उसमें जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अगर ये अल्फा रे बीम हेड ऑन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ती है तो ये उससे टकरा के फिर वापस लौट के आएगी। तो जो बीम्स रिटर्न आ रही थी या हाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी वो बीम्स थी जो हेड ऑन न्यूक्लियस की तरफ जा रही थी और न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ रही थी। जो भी बीम्स न्यूक्लियस से नहीं टकराती थी वो सीधे सीधे निकल जाती थी। ऑल द बीम्स विच डिड नॉट एनकाउंटर एनी न्यूक्लियस इन देयर पाथ पास्ड राइट थ्रू दी फॉइल, वो सीधे सीधे आगे निकल गई और आगे जाके फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराई, जो ज्यादातर केस में हमने देखा। अब इसमें ये कैलकुलेशन आती है कि जो ये अल्फा पार्टिकल आया और न्यूक्लियस से टकरा के जिसको हम कह रहे हैं वापस चला गया, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास तक जा पाया, ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था। या चलो इस डायग्राम को अपन क्या करते हैं थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। देखो इस लाइन को देखना बच्चों ना, ये जो लाइन है ये जो न्यूक्लियस से टकरा रही है, हम इस पार्ट को देखेंगे, इतने पार्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से हमने बॉम्बार्ड किया है और ये न्यूक्लियस है इस पे बॉम्बार्ड किया है। न्यूक्लियस बड़ा होगा और अल्फा पार्टिकल छोटा होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि हमने ये जो ब्लैक डॉट दिखा रखी है ये अल्फा पार्टिकल है और ये जाके हेड ऑन न्यूक्लियस पे कोलाइड कर रहा है, न्यूक्लियस के पास जा रहा है। ये बड़ा जो डॉट हमने बनाया है, सर्कल बनाया है, ये जो बड़ा सर्कल है इसको हमने न्यूक्लियस माना है। अब क्या होगा कि जहां तक ये पार्टिकल जाता है, जैसे ये हमने इसकी तरफ बॉम्बार्ड किया या फेंका और ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और जैसा कि हमको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सिमिलर चार्जेस रिपेल,
तो जैसे जैसे ये पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी और कहीं एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिसके आगे वो नहीं जा पाएगा, तो इस डिस्टेंस को हम कह देंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। इससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल आएगा, यहाँ आते आते उसकी स्पीड कम होती जाएगी और इस पॉइंट पे आके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। एट पॉइंट 2 the speed of the alpha particle becomes 0, and when it becomes 0 due to repulsions it is repelled backwards, वापस बैक डायरेक्शन में उसको भेज दिया जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि ये जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही थी अल्फा पार्टिकल की, न्यूक्लियस के सबसे पास में ये डिस्टेंस कितना है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, कि सबसे ज्यादा पास जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के होता है तो वो डिस्टेंस कितना होता है उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कुछ चीजें हम मान के चलेंगे, वेरिएबल्स की फॉर्म में रखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स में डिराइव कर लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल, इसके मास को मैं एम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जहां से हमने इसको फेंका था या बॉम्बार्ड किया था वहां पर इसकी वेलोसिटी वी अल्फा कह देते हैं। तो एम अल्फा तो फिक्स है, वी अल्फा इज एट पॉइंट 1 जहां से हमने अल्फा पार्टिकल को स्टार्ट किया है। दिस इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, तो हम ये कह देते हैं कि न्यूक्लियस से लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसको कह देते हैं। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, इस पर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। बट एट ह्यूज डिस्टेंसेस तो वी कॉल देम एज इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। अब अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि दोनों चार्जेस में इंट्रैक्शन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज दी काइनेटिक एनर्जी। एम की जगह एम अल्फा रखेंगे, वी की जगह वी अल्फा। अब जब ये पार्टिकल चलते 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 पॉइंट 2 पे आएगा बच्चों, तो यहाँ पर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? सोचो जरा, बताओ मेरे को, सोचो सोचो, तब तक मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? एट पॉइंट 2 0 होनी चाहिए, यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसी चीज का यूज करके हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट 1 पे जो टोटल एनर्जी थी और पॉइंट 2 पे जो टोटल एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की, वो सेम होगी क्योंकि उस पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। वो चल रहा था पहले भी, बाद में वो रुक जाता है, लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 विल गिव यू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, और ये दोनों एनर्जीज बराबर हैं। तो हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं कि पॉइंट 1 पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब पॉइंट 1 पे हमने देखा था बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और पॉइंट 2 पे क्या थी? काइनेटिक एनर्जी 0। तो हमने इस इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी 1 को 0 रखा और काइनेटिक एनर्जी 2 को 0 रखा। काइनेटिक एनर्जी 1 इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह एम अल्फा रखेंगे, वी की जगह वी अल्फा रखेंगे, जो हमने भी ऊपर देखा था। पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की जो होती है वो इस फॉर्मूले से आती है। ये आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, या आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि K Q1 Q2 by R जो होता है, दैट गिव्स यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। दो चार्जेस अगर हैं तो उनकी आपस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इसका यूज करके ये 0 और 0 तो हट गया। अब इक्वेशन बस ये बची, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R। और ये इक्वेशन में हमको R चाहिए था, R इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उसको हमने रीअरेंज किया और हमको यहाँ एक इक्वेशन मिल गई कि R इज इक्वल्स टू 2 Q1 Q2 by mv स्क्वायर ना। ये 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, mv स्क्वायर नीचे आ गया और ये R इस तरफ आ गया। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। इसमें हम अलग अलग चीज़ों के मतलब भी बता देते हैं। Q1 जो है दिस इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज था। Q2 जो है दैट इज चार्ज ऑन द पार्टिकल बॉम्बार्डेड, यानी कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उस पर। तो मैं एक और दिखा देता हूँ। ये जो है
Q1 है, इस पे जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है उसको हमने Q2 लिखा है, ठीक है। R जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ लिख रहे हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे, तो ये जो कैपिटल R है यही हमारा स्मॉल r की जगह रखा होगा। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। m is mass of the particle and v is initial velocity, क्योंकि वेलोसिटी हमको शुरुआत की है, तो हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर हमको अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता हो, मास पता हो, तो हम उससे r निकाल सकते हैं, चार्जेस हमको पता होते हैं। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्योंकि हमने अल्फा पार्टिकल यूज किया था, तो हम अल्फा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू जानते हैं। अल्फा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू होती है 2e। न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर अगर z है तो उसके चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Ze, एटॉमिक नंबर Z इंटू E। E इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q2 की जगह हम 2e रख देते हैं, Q1 की जगह Ze रख देते हैं। मास m अल्फा था, वेलोसिटी v अल्फा थी, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट इन कर दें, तो Q1 की जगह Ze, Q2 की जगह 2e, मास की जगह m अल्फा, वेलोसिटी की जगह v अल्फा, तो हमको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा स्पेसिफिकली। तो ऊपर वाला फॉर्मूला जनरल है, ये जो फॉर्मूला है इसमें आप कोई दूसरा पार्टिकल ले सकते हो अल्फा की जगह, और उसमें Q2 की वैल्यू रखोगे तो आपको उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा। ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे है जहां पे हमने Q2 स्पेसिफिकली अल्फा पार्टिकल को रख दिया है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये हमारी थ्योरी हुई। अब इसको हमको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, तो फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप भी कोशिश कर सकते हो पहले सॉल्व करने की, अगर आपसे हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो मैं तो सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ, आप उनको देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए एंड में इस वीडियो के छोड़ दूंगा जो आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहले दो पार्ट हो गए हैं, रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसको कहते हैं और वो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो कुछ मेटल्स हैं उन पर हम अलग अलग केसेस में अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अल्फा पार्टिकल की शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी, राइट। टुवर्ड्स व्हिच मेटल द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम, यानी कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था इसमें आर मिनिमम किस में होगा ये पता करना है हमको। मेटल्स कौन से दे रखे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कैल्शियम। तो आप चाहो तो वीडियो को एक सेकंड पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो, और मैं तो सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ। चलो, तो आई होप अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमको क्या पता है, हमारी अभी थ्योरी जो हमने पढ़ी उसके हिसाब से, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल स्पेसिफिकली कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये हमने भी ऊपर निकाला था। अब इस फॉर्मूले में सब कुछ कांस्टेंट है, देखो 4 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है और v अल्फा भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा है कि चारों मेटल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम ली है। तो ये सब कुछ कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है एक्सेप्ट z, है ना। इसको थोड़ा अपन अलग तरीके से मान लेते हैं। ऑल दिस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट्स एक्सेप्ट z। तो रेडियस जो आएगा वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट आ जाएगा, z पे, क्योंकि बाकी सब तो बदल ही नहीं रहा है। रेडियस सॉरी, ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये किस पे डिपेंडेंट आ जाएगा, z पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट z, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r इज प्रोपोर्शनल टू z। तो r अगर z के प्रोपोर्शनल है तो z बढ़ाएंगे, r बढ़ता जाएगा, z छोटा करते जाएंगे तो r छोटा होता जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होता जाएगा। न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा अल्फा पार्टिकल उसके उतना ज्यादा पास जा पाएगा। थोड़ा लॉजिकल भी है ना, अगर रिपल्शन कम होंगे तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा क्लोज आ सकता है, अगर रिपल्शन ज्यादा हुए तो उसको पास आने में ज्यादा एनर्जी चाहिए थी जो उस पर नहीं है। तो r मिनिमम के लिए z मिनिमम होना चाहिए, और हमारे जो 4 एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और कैल्शियम, इसमें सबसे छोटा z आप देखोगे तो 29, 47, 79 और 20 में सबसे छोटा कैल्शियम का है। तो कैल्शियम हैज लोएस्ट z, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम फॉर किसके लिए हो गई बच्चों,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कैल्शियम के लिए, राइट? योर आंसर इज कैल्शियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और फिर से देख लेना। अगले सवाल पे आते हैं, अभी अपने पास और भी सवाल है। सेकंड क्वेश्चन, इफ अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v नॉट is projected from infinity and it approaches up to r naught distance from the nuclei, तो हमको यहाँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, और अल्फा पार्टिकल ही है तो चार्ज भी हमको पता है। देन द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल विच अप्रोचेस टू आर नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, है ना? तो अब दो केस हो गए बच्चों, देखो पहले केस में हमको बोला कि अगर v नॉट स्पीड से डाल रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r नॉट आ रहा है। अगले केस में वेलोसिटी हमको पता करनी है, ठीक है, द स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल ये हमको पता करनी है। कंडीशन क्या है, उस स्पीड पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डबल हो जाता है, 2r नॉट हो जाता है। फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज कर लो, और अगर आपने कर लिया हो तो फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, या आप अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो कंटिन्यू कर सकते हो। तो अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। केस 1 में v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, r नॉट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं r नॉट की और v की जगह v नॉट की। अपने को एक इक्वेशन मिल गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा, सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2r है, तो अपन इस फॉर्मूले में r कैपिटल R यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जगह 2r रख देते हैं, और ये v अल्फा तो अननोन ही अपने को पता करना है, तो ये अपनी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, और दोनों इक्वेशन में कुल मिला के एक अननोन है v अल्फा, जिसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अच्छा, ऑप्शंस देखो बच्चों, वैल्यू भी v नॉट के टर्म्स में पता करनी है ना? फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, v नॉट के टर्म्स में चाहिए। तो इस दो इक्वेशंस का यूज करें तो आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। तो कैसे यूज करते हैं, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो r नॉट बाय r नॉट है कट जाएगा, देखो यहाँ पे ये r नॉट से r नॉट कट रहा है, और इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 इस तरफ आ गया। इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे r नॉट से r नॉट कट गया, तो बचा क्या 1/2, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। और इस पोर्शन को हम रीअरेंज कर देते हैं जिससे हमको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो ऊपर वाले पार्ट को हमने यहाँ लिखा, नीचे वाले पार्ट को हमने यहाँ लिखा। अब नीचे वाले पार्ट में से ये पार्ट अप साइड चला जाएगा, रीअरेंज होके ये कुछ इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, 4kze² अपॉन m अल्फा v नॉट स्क्वायर इंटू m अल्फा v अल्फा स्क्वायर अपॉन 4kze²। इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 4kze² कैंसिल्स बाय 4kze², m अल्फा कैंसिल्स बाय m अल्फा स्क्वायर, बचता क्या है v नॉट का स्क्वायर और v अल्फा का स्क्वायर। तो अब अल्टीमेटली अपने पास इक्वेशन बची हाफ इज इक्वल्स टू v अल्फा स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। ऑप्शंस हमने देखे थे, v अल्फा v नॉट के टर्म्स में था, तो इसको रीअरेंज करते हैं, v नॉट को ऊपर ले जाते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो यू गेट टू योर आंसर दैट v अल्फा इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन अंडर रूट 2, एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शंस में देख लेते हैं या नहीं, गलत तो नहीं किया हमने। v नॉट बाय रूट 2, देखो बच्चों यहाँ है अपने पास, तो अपना आंसर क्या हो गया b, एंड आई होप आपने शायद खुद से किया होगा तो आपका भी आंसर आ गया होगा। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए, और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि an alpha particle accelerated through v volts is fired towards a nucleus। अच्छा, अब इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि किसी चार्ज को अगर किसी पोटेंशियल v के थ्रू क्रॉस कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, ये हमको जरूरत पड़ेगी, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल है, उसको v वोल्ट्स के थ्रू पास कर दिया है, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज r, उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपने को दे दिया है r। If a proton is accelerated through the same potential is fired towards the same nucleus, the distance of closest approach of the proton will be। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको ध्यान से समझो। एक अल्फा पार्टिकल था, उसको कुछ पोटेंशियल के थ्रू पास किया, उसको कुछ एनर्जी मिल गई, और फिर उसको एक न्यूक्लियस पर हमने बॉम्बार्ड कर दिया, और उस केस में हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है r। अब सेकेंड केस में
अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन लिया, उसको भी उसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास कराया, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई और उसको फिर हमने बॉम्बार्ड किया उसी न्यूक्लियस पे। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और हो सकता है कि हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट आ जाए जहां हमको ये पता चल जाएगा अगर ऐसा करें अल्फा पार्टिकल के साथ और प्रोटॉन के साथ या कोई भी और केस ले लें तो शायद हमको कोई एक जनरलाइज रिजल्ट मिल सकता है। तो देखो करते हैं इसको, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा एंड में। देखो इफ अ चार्ज Q, कोई भी चार्ज, जनरल चार्ज की बात करें, Q इज पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर जो होती है उसको हम लिख सकते हैं Q डॉट V। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है किसी भी चार्ज Q को अगर पोटेंशियल डिफरेंस V के क्रॉस पास कर दो तो QV उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है उसकी, और ये यूनिट आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अभी हम वेरिएबल्स में ही काम करते हैं। अब हमने जब डेरिवेशन किया था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं क्यू वी रख देता हूँ यहाँ पे। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था के Q1, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था अपॉन R। तो यहाँ कोई जनरल चार्ज Q ले रखा है, उसको हमने Q रख दिया। अभी अल्फा पार्टिकल की वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में देखेंगे। न्यूक्लियस पे चार्ज ZD होता है, उसको ZD रख दिया और डिस्टेंस को हमने R मान लिया। इसको सॉल्व करें कि R को ऊपर ले जाते हैं, ये Q से Q कट जाएगा और ये जो V है ये नीचे आ जाएगा। तो इस केस में बच्चों देखो क्या हो रहा है कि R का जो फॉर्मूला है वो बन के आ रहा है KZE बाय V। चार्ज तो कट गया, Q चार्ज यहाँ और यहाँ से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या होगा कि R इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q। यानी कि अगर आप ऐसा किसी भी चार्ज के साथ करो कि चार्ज को एक पोटेंशियल से पास कराओ, फिर उसको बम्बार्ड करो, और फिर किसी दूसरे चार्ज को उसी पोटेंशियल से पास कराओ और फिर बम्बार्ड करो, तो दोनों केसेस में जब आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालोगे उसमें चार्ज पे डिपेंडेंसी आएगी ही नहीं। यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर न्यूक्लियस फिक्स है तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से आप अलग अलग चार्जेस को पास कर दोगे तो उनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी इक्वल ही आएगा। तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी सेम इन बोथ द केसेस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो या प्रोटॉन का चार्ज हो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज टेकन, चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो 2e हो अल्फा के केस में या e हो प्रोटॉन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पहले अगर r था तो बाद में भी r आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे पार्ट्स में दिक्कत है तो आप उसके लिए पोटेंशियल और चार्जेस की रिलेशन अलग से देख सकते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक बार आपको समझ में आया तो फटाफट से इनके आंसर निकाल सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस होगा, इसमें मैंने कोशिश करी थी कि आपको थोड़े अलग अलग वैरायटी की बात भी कर लें और एक थोड़ा सा जनरलाइज रिजल्ट भी हमने थर्ड क्वेश्चन में बना लिया। आप चाहो तो उसको अपने साथ नोट करके रख सकते हो। अच्छा, 2 क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। मैं इनकी कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको नहीं दूंगा। व्हाट आई विल डू इज कि इनकी कुछ हिंट्स आपको दे दूंगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और उनकी हिंट्स पे बात कर लेते हैं। The following charged particles accelerated from rest through the same potential difference are projected towards gold nucleus. अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन से? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम। तो ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं और इनको क्या किया? सेम पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया और उनको गोल्ड के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करा दिया। सवाल पढ़ के आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि पिछला जो सवाल था ना उसका रिजल्ट शायद कहीं काम आ जाए, है ना? तो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मैक्सिमम फॉर, किसके लिए? डिस्टेंस, आर की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो आपके लिए हिंट मैंने लिख दी है कि आर का फॉर्मूला ये है and it is independent of charge, and I hope after using this hint and understanding the previous question, answering this question should not be a problem. तो ट्राई करो, आपका क्या आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बाकी उसे डिस्कस कर सकते हो। मैं भी उसको देखूंगा कि आपने क्या आंसर लिखा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, इसकी हिंट बाद में बताऊंगा। इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ भी अलग अलग पार्टिकल्स की बात हो रही है। देखना कौन कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम।
और सबको गोल्ड न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कर रहे हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या दे दी है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, सबका मास अलग अलग है, तो सबकी वेलोसिटी भी बच्चों अलग अलग आएगी। हाफ एम वी स्क्वायर सेम है, याद रखना। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम फॉर, मिनिमम किसके लिए होगा? अच्छा हाँ, न्यूट्रॉन भी है, चौथा पार्टिकल का नाम लेना भूल गया था। तो ये 4 पार्टिकल हैं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और न्यूट्रॉन। इन चारों में से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसका आएगा? चारों में से आपको क्या याद रखना है कि हमने फॉर्मूला निकाला था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, 2k(q1q2) अपॉन mv²। इसमें q1 क्या था? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वो फिक्स है चारों के लिए। अच्छा, q2 था चार्ज ऑन पार्टिकल, ये फिक्स नहीं है। अल्फा पार्टिकल के लिए 2e है ना, प्रोटॉन के लिए e है। न्यूट्रॉन के लिए क्या है? ये चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है? इसको थोड़ा सोचो, इन चारों पे चार्जेस को देखो और फिर देखो कि अगर, क्योंकि mv² तो कांस्टेंट है, q2 ही एक वेरिएबल है, तो q2 का r पे डिपेंडेंस क्या है और किसके लिए q की वैल्यू क्या होती है, इसकी मदद से आई होप आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी निकाल सकते हो। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, या अगले किसी वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब मुझे कुछ घंटे लग गए थे, और अभी रात के कितने बजे हुए? 1:45 हो रहे हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियोस की ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको मिलते रहें, या आप वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अगर सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, तो फील गुड आता है ना, दैट इज़ दी ओनली आउटपुट। तो आई होप यू आर लाइकिंग द एफर्ट। आई विल ट्राई एंड कीप डूइंग मोर सच वीडियोस, और हम लोग कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन वीडियोस भी आपके लिए लेके आए। तो राइट, we'll see you again in our next video. Okay, bye bye, take care.